हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, जय हिंद। सभी साथियों को कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म रोजगार जिंदगी पे, जहां साथियों हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना शुरू किया था। गांधी एरा हम लोग पढ़ रहे थे और गांधी जी के बारे में बेसिक बातें हमने कवर करी थी। और आज की क्लास में हम कितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन होंगे, मूवमेंट होंगे, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फटाफट से सारी बातें करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो बातें कवर करी थी वहां तक सारी बातें क्लियर है। इसी प्रकार की कुछ समस्या में दोस्तों आपको आप लोग उसमें काम करेंगे। बिल्कुल सबको राधे, सबको गुड आफ्टरनून, नमस्कार भाई, प्राप्त लिया। और बताएंगे साथियों कि लास्ट क्लास में जो गांधी जी के बारे में बेसिक बातें आपको बताई थी वहां तक कोई भी परेशानी दोस्तों आपको है तो आप पूछेंगे। गांधीवादी युग या गांधी एरा पहले हम लोग पढ़ रहे थे। और इसी गांधीवादी युग में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलनों की। और हर एक प्रमुख आंदोलन के बारे में हमने आपको बताया। आज इनको पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। इसलिए आंदोलन एक्चुअली में थे क्या और क्यों इन आंदोलनों की शुरुआत हुई है। तो आज हम इन प्रमुख आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रमुख आंदोलन की बात करूं यहां पे हमने सबसे पहला आंदोलन की क्लास में पढ़ना शुरू किया वो था दोस्तों 1917 का चंपारण सत्याग्रह। तो 1917 के अंदर बिहार के चंपारण के अंदर तीन क्रियापद्धति को लेकर जो है पहली बार महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था। और इसी चंपारण सत्याग्रह के अंदर हमने बात की जब महात्मा गांधी सक्सेस हुए थे तो इस दौरान महात्मा गांधी को जो है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा की उपाधि देने का काम किया। तो ये बात मेरे दोस्त हमें पढ़नी है। 1917 का ये सबसे पहला आपको याद रखना। और 1918 के आंदोलन की हम बात करेंगे। 1918 की साथियों में बात करता हूं तो 1918 के अंदर दो सत्याग्रह हुए थे। दो सत्याग्रह में सबसे पहला हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। तो सबसे पहले जो चीज हमें पढ़नी होगी वो खेड़ा सत्याग्रह के बारे में पढ़नी होगी। और खेड़ा सत्याग्रह के बाद अगला काम हुआ दोस्तों वो हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो यहाँ पे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की कहानी हम समझेंगे। और दोनों के दोनों घटनाएं जो है 1918 में हुई, लेकिन बाद 1918 इस करेगा। लेकिन पहले खेड़ा सत्याग्रह हुआ और फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। दोस्तों इनके बारे में हमें समझना होगा कि सर ये एक्चुअली में क्या थे दोनों के दोनों घटनाएं। इनमें किस तरह से आपको बताएगा उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। खेड़ा की मैं बात करता हूं साथियों, खेड़ा जो है वो कहां पे है? तो खेड़ा जो है वो गुजरात में। खेड़ा जो है वो कहां पे है? सर वो गुजरात में है। सर ये खेड़ा सत्याग्रह एक्चुअली में क्या था? याद रखेंगे भीषण अकाल के बाद भी इधर भारत के अंदर उस समय भीषण अकाल पड़ा था। और भीषण अकाल के बाद भी अंग्रेजों द्वारा लगान की वसूली की जा रही थी। और जो अंग्रेज जो है यहाँ पर इतना काल पड़ने के बाद भी जब जबरदस्ती लोगों से लगान वसूल रहे थे, उसी को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने यहाँ पर एक सत्याग्रह की शुरुआत की जिसकी शुरुआत खेड़ा गांव से हुई। इसीलिए इसका नाम खेड़ा सत्याग्रह पड़ा। दूसरा पैसा आप याद रखेंगे इस खेड़ा सत्याग्रह की बात करूं तो यहाँ पर भारतीयों ने बात की थी कि जो लोग या जो किसान सक्षम है वो अपनी स्वेच्छा से लगान देंगे। तो आपको याद रखना होगा इसके अंदर महात्मा गांधी ने कहा कि वो किसान जो सक्षम है, जो लोग जिनके पास जमीनें ज्यादा है और जिनकी जमीनों में कुछ ना कुछ उपज हुई होगी तो वो लोग जो है यहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार लगान देने का काम करेंगे। और दोस्तों ऐसा ही हुआ। महात्मा गांधी के इस सत्याग्रह के चलते अंग्रेजों ने महात्मा गांधी की बात मानी और ये दूसरा सफल सत्याग्रह रहा। तो महात्मा गांधी का दूसरा सफल सत्याग्रह था। तो यही था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इसके बारे में आपको याद रखना होगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे अगले आंदोलन की। दोस्तों इस आंदोलन के अंदर क्या घटना हुई उनको समझेंगे और बात करेंगे इससे महत्वपूर्ण अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन अहमदाबाद के अंदर हुआ था। और अहमदाबाद के अंदर हुआ था तो इस आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल की। याद रखेंगे महात्मा गांधी ने प्रथम बार भूख हड़ताल की। और महात्मा गांधी ने पहली बार यहाँ पर भूख हड़ताल की दोस्तों याद रखना होगा कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन एक्चुअली में था क्या? तो सर अहमदाबाद के अंदर एक मिल थी। अहमदाबाद के अंदर जो मिल हुआ करती थी उसकी कपड़े की मिल थी। और इस अहमदाबाद मिल का जो मालिक हुआ करता था उस अहमदाबाद मिल के मालिक का नाम था विक्रम साराभाई, या इसी को आप लोग अंबालाल साराभाई के नाम से जानते हो। एक्चुअली नाम इसका अंबालाल था। याद रखेंगे इसके मिल के मालिक का नाम था वो था अंबालाल साराभाई। और अंबालाल साराभाई जो है इसने पहले इस मिल के अंदर घोषणा की थी कि हम आप लोगों को एक्स्ट्रा बोनस देने का काम करेंगे। लेकिन बाद में ये अपनी बात से दोस्तों मना कर देता है। और याद रखना इस मिल के मालिक की बेटी हुआ करती थी। इस अंबालाल साराभाई की एक बेटी हुआ करती थी और इसकी बेटी का नाम था अनसुईया बेन। तो ये जो मिल का मालिक था इसकी बेटी का नाम था अनसुईया बेन। और यहाँ पर महात्मा गांधी ने जब इसको देखते हुए आंदोलन को शुरू किया। याद रखना इस अनसुईया बेन ने महात्मा गांधी का साथ दिया। याद रखेंगे दोस्तों अनसुईया बेन ने इसका साथ दिया तो महात्मा गांधी को समर्थन दिया। और जब इसकी बेटी ने ही खुद महात्मा गांधी को सपोर्ट करना शुरू किया तो इसने जो है महात्मा गांधी की बात मानने का इस आंदोलन के दौरान काम किया। और दोस्तों इस अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का जो रिजल्ट हमारे सामने निकला, जो परिणाम हमारे सामने निकला, अब इसकी हम बात करेंगे। इसका परिणाम हमारे सामने निकल के आया था। परिणाम या रिजल्ट की बात करेंगे तो परिणाम सबसे पहले आप याद रखेंगे कि सर मजदूरों को या मिल के मजदूरों को 35% बोनस दिया गया। कितना बोनस मिला इनको? तो सर इन्हें 35% यहाँ पर बोनस दिया जाता है। और दूसरा पॉइंट इस परिणाम में ये था कि अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन, तो अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना की गई। ये बात आपको इसके बारे में याद रखना होगा। महात्मा गांधी के दोनों आंदोलन 1918 में जो हुए, एक खेड़ा सत्याग्रह और दूसरा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, दोनों के दोनों के बिल्कुल सही हुए। बिल्कुल निष्कास को राम बिल्कुल कोमल स्मिता अमित राज ज्योति विकास मार्ग स्मिता निर्माण सर में लगेगा। कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है आप अपने चीजों को पढ़ते रहिए अच्छे से सिलेबस कवर करिए। ठीक है, एग्जाम जब भी हो हमारा काम है पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना। अब यहाँ पर ये भी महात्मा गांधी का आंदोलन जो हुआ सक्सेस हुआ था और इसके बाद साथियों अब महात्मा गांधी जो है इनकी बात करूं यार इन्होंने 1920 के अंदर एक आंदोलन शुरू किया था। और 1920 में महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन की शुरुआत करी? तो ऐसे योग आंदोलन की शुरुआत करी। तो 1920 के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा किस आंदोलन को शुरू किया था साथियों? तो इन्होंने ऐसे योग आंदोलन शुरू किया था। ऐसे योग आंदोलन की मैं बात करूं इसमें महात्मा गांधी ने लोगों से अपील की थी कि वो लोग जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे वो अपना काम छोड़ेंगे, जो लोग सरकारी कॉलेजों में या अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे वो अपने स्कूल और कॉलेज को छोड़ेंगे। और इस प्रकार का यहाँ पर आह्वान किया था 1920 के अंदर। और ऐसे आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे कि सर ये ऐसे आंदोलन था क्या में। तो पहले याद रखेंगे कि महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रीय आंदोलन है। ऐसे आंदोलन जो है महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रीय आंदोलन है, यानी एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसलिए इसे क्या बोला गया? इसे महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रीय आंदोलन बोला गया। आपसे पता चलेगा ये ऐसे आंदोलन जो है इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने क्यों की थी, इसके कारण क्या थे? महात्मा गांधी को ऐसे आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी। साथियों इसका सबसे पहला कारण था रोलेट एक्ट का आना। इस भारत के अंदर जो रोलेट एक्ट था, इस रोलेट एक्ट के कारण महात्मा गांधी ने ऐसे आंदोलन की शुरुआत की। दूसरा जो कारण था वो था साथियों यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना होना जिसका नाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरा सबसे बड़ा कारण साथियों कौन सा था? तो यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो भी इसका कारण था। तीसरा था मोंटेग्यू जेम्स फोर्स सुधार। तीसरा कारण साथियों कौन सा था? मोंटेग्यू जेम्स फोर्स सुधार इसका कारण था जो कि 1919 के अंदर था। और चौथा जो कारण था साथियों वो था प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी इसका कारण था। तो ये वो चार कारण थे जिन कारणों के चलते महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सर इन्होंने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट या साथियों ऐसे आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ऐसे आंदोलन की शुरुआत होती है वो 1920 में हुई थी और महात्मा गांधी ने इसे बहुत बड़े लेवल पर यानी इन्होंने पूरे भारत के अंदर आंदोलन शुरू किया। तो इसी को हमने क्या नाम दिया? एक राष्ट्रीय आंदोलन या नेशनल मूवमेंट नाम देने का काम किया। तो ये साथियों आपको ऐसे आंदोलन के बारे में याद रखना होगा। अब ऐसे आंदोलन जब अलग अलग जगह पर शुरू होता है इसमें महात्मा गांधी को बहुत सारे लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर जब इनको सपोर्ट किया जाता है तो साथियों अपने हरियाणा के अंदर व्यक्ति थे। याद रखना अपने हरियाणा के अंदर व्यक्ति जिन्होंने ऐसे आंदोलन को महात्मा गांधी की एक चाल था। तो बात करेंगे कि ऐसे आंदोलन को चाल किसने कहा था? हरियाणा में बहुत बड़ी महान शख्सियत थी जिनका नाम था साथियों सर प्रोग्राम। और इस सर प्रोग्राम ने ऐसे योग आंदोलन को महात्मा गांधी की एक चाल बताया। तो एक बार आप लोग साइड करेंगे यहाँ तक की बात की है बेसिक बात है। अभी तक ऐसे आंदोलन के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया है, बहुत बेसिक बात बताएंगे। यहाँ तक की बात की है सर अब हमने ये कारण समझिए कि इसके कारण क्या थे, इस कारण शुरू हुआ। लेकिन अब हम बात करेंगे इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसकी स्टार्टिंग मूवमेंट की किस प्रकार से हुई थी, सर ऐसी कौन सी घटना हुई इस आंदोलन को यहाँ पे स्टार्ट किया गया। दोस्तों इसकी शुरुआत की हम बात करें याद रखेंगे 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत होती है। सर 1 अगस्त 1920 को ये मूवमेंट जो है आंदोलन है इसे शुरू किया जाता है। याद रखेंगे सर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद, यहाँ पे याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद
तिलक कोष की स्थापना की गई। तिलक कोष की स्थापना की गई जिसमें 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया, जिसमें 1 करोड़ रुपए का। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु के बाद में एक जो है यहाँ पर क्या बनाया गया, फंड बनाया गया, और इस फंड का नाम ही तिलक कोष रखा गया, और इसके अंदर लोग फंडिंग कर रहे थे, पैसे जमा कर रहे थे, और यहाँ पे जो पैसे का टारगेट था वो कम से कम 1 करोड़ रुपए का गया। और दोस्तों इसके साथ ही 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की शुरुआत करने का काम किया। महात्मा गांधी ने इसका शुरुआत करी दोस्तों, वो जो है सबसे पहले कलकत्ता के विशेष अधिवेशन के अंदर जाएंगे, और कलकत्ता के विशेष अधिवेशन के अंदर ऐसे आंदोलन को प्रस्तावित करेंगे, लेकिन इसे यहाँ पर नामजूर कर दिया जाएगा। सर थोड़ा सा बड़ा लिखो, वो कितना बड़ा लिखूं मैं, आप थोड़ा सा ध्यान से क्वालिटी को बढ़ा दीजिए, मैंने बहुत बड़े फॉन्ट साइज रखे, ये फॉन्ट साइज में बहुत बड़ा, आप थोड़ा सा क्वालिटी को 360 पे कर दो, 360 पे देखो, आपको इसका एक्चुअल फॉन्ट साइज है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे पहली बात ये याद रखेंगे, इसके बाद अगर हम बात करें, याद रखना सर ऐसे योग आंदोलन को, ऐसे योग आंदोलन को कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में पेश किया गया, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। लाला लाजपत राय जो अध्यक्षता कर रहे थे, लेकिन ऐसे आंदोलन को अस्वीकृत कर दिया गया, ऐसे आंदोलन को अस्वीकार कर दिया गया। तो सबसे पहली बार ऐसे आंदोलन का प्रस्ताव यहाँ पे पेश किया गया, तो इसे क्या दिया, यहाँ पे नामजूरी दे दी गई। उसके बाद क्या हुआ, इस कलकत्ता के बाद जो है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ, तो ऐसे याद रखेंगे कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन का हुआ था वो दिसंबर 1920 के अंदर हुआ था, और दिसंबर 1920 की बात करूं तो इसकी अध्यक्षता कौन करे थे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बताइए कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, याद रखेंगे इसके अध्यक्ष का नाम था चक्रवर्ती विजय, इसके अध्यक्ष चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य, विजय राघवाचार्य जो है उसकी अध्यक्षता थी। और जब इनके अध्यक्षता के अंदर यहाँ पर ऐसे आंदोलन जो है पेश किया गया, तो इसके अंदर ऐसे आंदोलन को, ऐसे योग आंदोलन को स्वीकृति मिली, यानी यहाँ पर इस आंदोलन को जो है मंजूरी मिल जाती है। तो ये बात की बेसिक पूछ जाती है, ऐसा कौन सा आंदोलन था, ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसके अंदर इसे जो है क्या किया, नामंजूर किया गया, और बाद में कौन सा अधिवेशन हुआ जिसके अंदर ऐसे आंदोलन को दोबारा से जो पेश किया गया, तो यहाँ पर इसे क्या दी गई, मंजूरी इसे दे दी गई। तो ये दो बातें हैं यहाँ पे याद रखना होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और बेसिक चीजें आपको समझ होगी। अब यहाँ पर ऐसे आंदोलन को स्वीकृति मिली, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या गया, उपाधियों का त्याग, साथियों यहाँ पे क्या काम किया, इस आंदोलन की स्टार्टिंग के साथ ही उपाधियों का त्याग किया गया, यानी लोगों को अंग्रेजों ने जिन टाइटल्स को दिया था उन सारे टाइटल को इन्होंने दिया, वापस देने का काम किया, या इसको छोड़ने का इन्होंने काम किया। इसमें सबसे पहले आपको याद है गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि का त्याग किया, कौन सी उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि का त्याग किया। तो यहाँ पे खुद महात्मा गांधी ने सबसे पहले केसर ए हिंद की उपाधि का त्याग किया, और दूसरा जमनालाल बजाज ने, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया, राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया। तो कैसे आपको थोड़ी जमनालाल बजाज कौन है, तो कल वाली क्लास में मैंने आपको बात की थी, महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र किसने ऐसे दिया है, महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र तो कौन है, तो जमनालाल बजाज को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लोगों ने उपाधियों को छोड़ना शुरू किया, त्याग करना शुरू किया, और इसके बाद में दोस्तों याद रखेंगे इसी के अंदर जो है कुछ लोगों ने वकालत का भी त्याग किया और वकालत छोड़ी। दोस्तों यहाँ पर कुछ बहुत बड़े महानुभाव थे जो वकालत किया करते थे, और इन लोगों ने वकालत करना तक छोड़ दिया था महात्मा गांधी के कहने पर, और इन व्यक्तियों के नाम भी कैसे याद रखेंगे। इसमें सबसे पहला नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, तो सर पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने जो है यहाँ पे कर दिया सब वकालत करने का काम जो है वो छोड़ने का काम किया। दूसरा पहला यहाँ पे नाम आएगा CR दास का, चिरंजन दास आप लोग बोलते हो, तो चिरंजन दास ने भी यहाँ पे कर दी थी सब वकालत छोड़ दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस बात का पता चला कि महात्मा गांधी चाहते हैं कि हम चीजों का त्याग करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वकालत छोड़ने से स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। इसके बाद अगर बात करें तो इन्होंने जो है इनको देखते हुए CR दास भी जो है बहुत मोटिवेट हुए। CR दास के बाद तीसरा नाम आता है विठल पटेल का, तीसरा आता है, तो सर तीसरे के साथ इनका नाम विठल पटेल है, और विठल पटेल ने भी यहाँ पे कर दी थी अपनी वकालत छोड़ने का काम किया, और इन तीनों लोगों ने वकालत छोड़ दी। वकालत छोड़ने के बाद जो अलग काम क्या हुआ, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे सर इन लोगों ने विदेशी चीजों का बहिष्कार किया, तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार यहाँ पे किया गया, और स्वदेशी चीजों को बढ़ावा दिया। स्वदेशी का मतलब भारत देश के अंदर क्या हो रही थी, तो लोगों ने खादी या स्वदेशी को बढ़ावा दिया। पहले तो एक बार यहाँ तक बताएंगे, बात क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे आंदोलन को एक बात बेहतरीन तरीके से करेंगे, तो सारी चीजें यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक कोई परेशानी कोई डाउट है तो आप पूछेंगे, और फिर आगे कुछ और चीजें समझेंगे, और इसका जो अंत हुआ था वो बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ, उसके ऊपर हम बात करेंगे किस प्रकार से 5 फरवरी 1922 को आंदोलन हुआ था, उसको हम समझते हुए आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, चलो आगे बात करेंगे इसी के बारे में। याद रखेंगे सर महात्मा गांधी का ये आंदोलन जो है बड़ा जोर शोर पे था, और अब बात करेंगे इस आंदोलन के दमन की, इसका किस प्रकार से इस आंदोलन का अंत हुआ था या दमन हुआ था, तो इसका दमन हमें समझना होगा दोस्तों। आंदोलन के दमन की बात करूं, पहला पॉइंट याद रखेंगे सर 1921 की घटना है, और 1921 में लॉर्ड मिंटो के स्थान पर, लॉर्ड मिंटो के स्थान पर लॉर्ड रीडिंग को भारत का वाइसराय बनाया गया, लॉर्ड रीडिंग को भारत का वाइसराय बनाया गया। दूसरा लॉर्ड रीडिंग का बना तो सबसे पहला काम किया सर शौकत अली, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सैयद बंधुओं की गिरफ्तारी, तो इनमें इन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, तो सैयद बंधुओं की गिरफ्तारी यहाँ पे हुई। और दोस्तों तीसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि बारे में कि सर इनकी गिरफ्तारी के बाद जो है आंदोलन धीरे धीरे होगा, और दोस्तों 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ। अब यहाँ पे हम ये चीज समझेंगे कि सर ये एक्चुअल में चोरा चोरी कांड क्या था, तो चोरा चोरी दोस्तों वो एक जगह का नाम है, और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पड़ने वाले इस चोरा चोरी गांव के अंदर कांड हुआ था, और इस कांड के बारे में हम समझेंगे कि सर ये एक्चुअल में कांड था क्या। दोस्तों उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी कांड की बात करूं, याद रखेंगे सर एक व्यक्ति जिनका नाम था भगवान अहिर राम, या इन्हें आप भगवान राम अहिर बोलते हो, भगवान राम अहिर के नेतृत्व में ऐसे योग आंदोलन का जुलूस निकल रहा था, ऐसे योग आंदोलन का जुलूस बोल दो या रैली बोल दो, निकल रहा था, और चोरा चोरी गांव में पुलिस कर्मचारियों ने इन्हें रोकने का प्रयास किया, और पुलिस ने इन्हें रोकने का काम किया तो भीड़ ने गुस्सा होकर पुलिस स्टेशन के 22 कर्मचारियों को या 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा पुलिस स्टेशन में जला दिया, जिंदा पुलिस स्टेशन सहित
और दोस्तों जब इन्हें पुलिस स्टेशन के अंदर जिंदा जलाने का काम यहाँ पर हुआ तो यहीं पर ये चीज देखते हुए महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित करने का काम किया। इसे 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरा गांव से एक दूसरे गांव से कुछ पुलिस कर्मचारियों ने रोकने का काम किया। और जब रोकने का काम किया तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, इस काफिले के अंदर पुलिस के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई और पुलिस वालों ने इनकी लाठियां चार्ज करी और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि गुस्सा हो गया। गुस्सा होने पर इन्होंने इन पुलिस कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, कर्मचारियों को वापस पुलिस स्टेशन में ले गया और इसी भीड़ के अंदर एक व्यक्ति ने यहाँ पर जल्दी हुई बोतल जो इसमें तेल था और पुलिस स्टेशन के ऊपर फेंक दी, जिसके कारण ऐसा कि पूरा पुलिस स्टेशन आग लग गया। और इसी पुलिस स्टेशन की आग लगने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, इस पुलिस स्टेशन जला और इसके साथ साथ जिंदा जले वो 22 पुलिस कर्मचारी। और ये घटना हुई तो ये घटना जो अहिंसा के रूप में चल रही थी लेकिन बाद में अहिंसा का रूप लिया तो महात्मा गांधी को बड़ा हुआ। और इसी को देखते हुए महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 5 फरवरी को याद रखा, याद रखेंगे वो डेट कौन सी थी, तो 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो आपको लगा ये इस आंदोलन को स्थगित कहां से किया गया था, तो दोस्तों आंसर करेंगे सर से बारडोली से स्थगित किया गया था। बारडोली कहां पे है, तो सर ये हमारा गुजरात के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर इस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने एक कथन दिया था, तो अब हम बात करेंगे महात्मा गांधी के कथन के बारे में। इसे महात्मा गांधी ने यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट दी थी, तो उन्होंने कहा था मैं हर प्रकार की यातनाएं सहन कर सकता हूँ, मैं हर प्रकार की यातनाएं सहन कर सकता हूँ, लेकिन किसी प्रकार की हिंसा सहन नहीं कर सकता, लेकिन किसी प्रकार की हिंसा सहन नहीं कर सकता। तो ये बात जो दोस्तों किसकी बात की थी, वो महात्मा गांधी की बात की थी। और यहाँ पे ऐसे आंदोलन जो है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे आंदोलन मारा जाएगा, किसी प्रकार की समस्या ऐसे आंदोलन के बारे में जितना मैं आपको बताया वहां तक कि कोई भी परेशानी दोस्तों आपको नहीं कर। अब जब ये आंदोलन यहाँ पे महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया तो स्थगित करने के बाद क्या थी, अब यहाँ पे क्या हुआ, तो लोग पुलिस स्टेशन को जिंदा जलाने में आगे थे, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और यहाँ पे लगभग 170 लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें फांसी की सजा दी गई, जिसमें से 152 लोगों की फांसी की सजा को माफ करके उसे सिर्फ जेल के अंदर करने का काम पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा यहाँ पे किया गया। और महात्मा गांधी के द्वारा जब ये आंदोलन शुरू किया गया था, याद रखेंगे मार्च 1922 में, मार्च 1922 में न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने तो महात्मा गांधी को 6 साल की सजा सुनाई, महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई, लेकिन खराब स्वास्थ्य के चलते 1924 में इन्हें रिहा कर दिया गया। तो महात्मा गांधी को सजा का सामना करना पड़ा और न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने सजा सुनाई, लेकिन जब हेल्थ या यहाँ पर बीमार रहने लगे तो बीमार रहने के कारण इनकी सजा को कम कर दिया और 1924 में निकाल दिया, जेल से फ्री कर दिया गया। और दोस्तों यहाँ से फ्री होने के बाद ये सीधा जो है अपना थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करेंगे और 1924 के अंदर जाएंगे कर्नाटक के बेलगांव में। याद रखना सर, इस घटना के बाद 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। और जब उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, याद रखना साथी, यह एकमात्र अधिवेशन था, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। तो ये बेसिक बात है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं, तो सर जी 1924 का बेलगांव अधिवेशन था और यहाँ पे ये जो है इसके अंदर खुद अध्यक्ष बनते हैं 1924 के अंदर। अब 1924 की बात करना है, यहाँ पर नहीं होगी, दोस्तों बात करेंगे 1924 के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा काम किया होगा और इनके समय में और क्या चीजें हुई थी उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद साथियों अब छोटे-छोटे काम करेंगे। 1925 के अंदर कोई कांड हुआ था, 1927 के अंदर संयुक्त आता था, 1929 के अंदर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज रखा गया, लेकिन वो गांधी जी से संबंधित नहीं थे। गांधी जी ने अब यहाँ पे जो अगला मूवमेंट किया था, इस मूवमेंट का जो नाम था वो था दांडी मार्च। कौन सा दोस्तों, तो सर वो दांडी मार्च था और दांडी मार्च के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या था दांडी मार्च। दांडी मार्च की हम बात करेंगे साथियों, याद रखेंगे सर दांडी मार्च की शुरुआत होती है, तो सर इसकी शुरुआत होती है 5 मार्च 1930 और दोस्तों दांडी मार्च खत्म हुआ था तो कैसे याद रखेंगे 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। तो 5 मार्च को इसकी शुरुआत हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च पूर्ण रूप से किया जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ तक सारी बात के लिए कोई किसी प्रकार की समस्या में दोस्त है तो आपको बताएंगे, बराबर साथ कमेंट करते हैं यहाँ तक सारी बात के लिए है या नहीं। ओके बहुत बढ़िया, चलिए अब बात करेंगे एक्चुअली दांडी मार्च था क्या और इसके अंदर क्या काम हुए। दोस्तों दांडी मार्च की मैं बात करता हूं तो याद रखेंगे कि महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों को साथ लेकर, अपने 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के साबरमती आश्रम से, कहां से शुरू करते हैं, गुजरात के साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर का सफर तय करके 24 दिनों में तय करके तो महात्मा गांधी जो है वो अपने 78 अनुयायियों को साथ लेंगे और गुजरात के साबरमती आश्रम से चलना शुरू करेंगे। और दोस्तों इन्होंने 385 किलोमीटर का सफर जो है वो पैदल शुरू किया और 24 दिन की यात्रा हुई और 24 दिनों में तय करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर और जब दांडी पहुंचे तो इन्होंने नमक हाथ में लेकर, तो इन्होंने नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। दोस्तों रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाला नमक था, इस नमक के ऊपर भी अंग्रेजों ने जो है यहाँ पे टैक्स लगाने का काम किया था, तो यहाँ पे इन्होंने नमक कानून का क्या उल्लंघन किया। तो यही था आपका दांडी मार्च। अब तो दांडी मार्च की बात करूं तो इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे, इसके अंदर कुछ बातें क्या थी वो सुन लेंगे। पहला महत्वपूर्ण तथ्य था गांधी जी द्वारा नमक को स्वयं बनाना, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे करों को अदा न करना, महात्मा गांधी ने लोगों से अपील करी कि आप लोग टैक्स ना भरें तो करों को अदा न करना। तीसरा महिलाओं द्वारा शराब की दुकानों पर धरना देना, जो महिलाएं थी इन्होंने शराब की दुकानों पर क्या दिया, धरना दिया। सूती काटने पर या सूत काटने पर जोर देना और दोस्तों विदेशी चीजों का बहिष्कार करना। ये सारे के सारे जो है इसके फीचर हुआ करते थे। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने इन लोगों से इस प्रकार की उम्मीद जरूर करने की, एक महात्मा गांधी ने खुद हाथ में लिया और हाथ में लेकर जो है खुद नमक बनाने का काम किया, तो यहाँ पे ये नमक कानून का उल्लंघन हो गया। दूसरा महात्मा गांधी ने कहा कि जो लोग टैक्स भरे हैं वो टैक्स भरना बंद कर दीजिए, यहाँ पे इन्होंने करों को अदा न करना। तीसरा जो महिलाएं थी इन महिलाओं को पता था कि जो शराब की दुकानें थी इन शराब की दुकानों को बंद करवाएंगे, इनका काम ज्यादा शराब से लोग शराब पीते थे। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने शराब को दुकान पर बना दिया। तीसरा इन्होंने सूत काटने पर, सूती कपड़ा उसको बनाने में जोर दिया और पांचवा दोस्तों इन्होंने जो है यहाँ पर बहिष्कार किया विदेशी वस्तुओं का। ये सारे के सारे इसके कारण हुआ करते थे, इसके बारे में आपको याद होगा। इसके बाद दोस्तों एक काम और भी हुआ था और वो था सरकारी नौकरियों से त्याग, तो अपने को भी याद रखेंगे सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र। तो आप लोग हैं जो लोग सरकारी नौकरी से वो अपना रिजिग्नेशन देंगे, त्याग करेंगे, ये सारे इसके फीचर हुआ करते थे। और इसके बाद दोस्तों आपका ये आंदोलन खत्म होगा और इसी के जस्ट बाद महात्मा गांधी ने यहाँ से नए आंदोलन की अनाउंसमेंट दी और दोस्तों इसे आप लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं।
तो यहाँ पे अगला जो महात्मा गांधी का आंदोलन था उसे आप लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन या नॉन डिसोबिडिएंट मूवमेंट बोलेंगे। और दोस्तों ये आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था और 1930 से लेकर 1934 तक ये मूवमेंट जो है दोस्तों चलता है। तो अब इसी मूवमेंट को हम समझना है कि सर एक्चुअल में क्या था ये मूवमेंट। दोस्तों पहली बात तो ये रखेंगे कि सर ये असहयोग आंदोलन का एक विस्तारित रूप था। कैसा क्यों? यह असहयोग आंदोलन का एक विस्तारित रूप था, यानी जो असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था उसी का ही दोबारा से विस्तार करके आंदोलन शुरू किया गया। और याद रखेंगे महात्मा गांधी का दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन था, महात्मा गांधी का दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन था। महात्मा गांधी का पहला जो दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीय है तो हम कहेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन ही था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया था नॉन डिसोबिडिएंट मूवमेंट जो था ये इन्होंने क्यों शुरू किया था जरूर कोई कारण रहेंगे दोस्तों। अब इसके रीजन को समझना होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या क्या कारण थे, क्योंकि बेवजह दोस्तों कोई काम नहीं होता, तो ये काम हुआ है तो इसके पीछे भी कुछ कारण रहेंगे। और अब इन कारणों पे एक एक चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से कारण थे। सबसे पहले कारण की अगर बात करें तो वो था साइमन कमीशन का गठन। पहला कारण जो वो था साइमन कमीशन का गठन होना। दूसरा जो कारण था वो था कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का लक्ष्य। दूसरा कारण जो था दोस्तों क्या था, सर कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य यहाँ पे कहा गया। तीसरा कारण ऐसा क्यों करा होगा कि सर नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति, नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति, यानी जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसे नामंजूरी दी गई, तो ये भी इसका कारण था। चौथा कारण था गोलमेज सम्मेलन की विफलता, गोलमेज सम्मेलन की विफलता, यानी जो गोलमेज सम्मेलन चले थे वो भी सारी सारी फेल हो गए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन ने पड़ा था। और तो पांचवा कारण था वैश्विक महामंदी, पांचवा कारण कौन सा था? तो वो था वैश्विक महामंदी। तो ये वो पांच कारण थे जिनके चलते जो है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों क्या था शुरू किया था। अब इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की जब शुरुआत होगी तो इसको अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग गांव से लीड करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे कोई असम से लीड कर रहा था, कोई तमिलनाडु से लीड कर रहा था, तो कोई इसे पश्चिमोत्तर भारत से लीड कर रहा था। तो दोस्तों अब इनके बारे में आपको सीखना होगा इस आंदोलन को पश्चिमोत्तर भारत से या सविनय अवज्ञा आंदोलन को पश्चिमोत्तर भारत से किसने लीड किया था? पश्चिमोत्तर भारत। और दोस्तों पश्चिमोत्तर भारत जो था यहाँ से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सीमांत गांधी। क्या नाम था? तो सर सीमांत गांधी जो है उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो यहाँ से इसका नेतृत्व सीमांत गांधी द्वारा ही किया जाता है। अब सर सीमांत गांधी का नाम आया तो सीमांत गांधी कौन है के बारे में बताएंगे। तो सीमांत गांधी जो है इनका वास्तविक नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों इनका वास्तविक नाम था वो खान अब्दुल गफ्फार खान हुआ करता था। और खान अब्दुल गफ्फार खान दोस्तों इन्हीं को ही एक और नाम से जानते हैं और इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। इन्हें क्या कहता है? तो सर इन्हें हम लोग फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। तो ये बात खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में याद रखेंगे। इसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान की बात की तो याद रखेंगे कि सर इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन शुरू किया था। तो इनका आंदोलन बड़ा फेमस था दोस्तों, आप लोग लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हो, ठीक है। और एक बात याद रखेंगे कि सर ये खान अब्दुल गफ्फार खान जो है इनको ही सबसे पहले पहले विदेशी हैं जिन्हें भारत से मारा गया, पहले विदेशी जिन्हें भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। और दोस्तों जब इन्हें भारत रत्न दिया गया था इन्हें कब लगा? तो सर 1987 1987 के अंदर लगा था भारत रत्न मिला था। तो ये भी बात सीमांत गांधी के बारे में याद रखेंगे। इस सीमांत गांधी जो है उसने नेतृत्व करे थे और सीमांत गांधी ने इसको कहां से लिया था? दोस्तों याद रखेंगे पश्चिम उत्तर भारत, पश्चिम उत्तर यानी पंजाब पाकिस्तान का लिया था, यहां से लिया थे तो खान अब्दुल गफ्फार खान। और 1987 में भारत मिला, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। वैसे ये बताएंगे यहां की बात है नहीं, इसी प्रकार की समस्या को डाउट है बताएंगे। इसी प्रकार की समस्या को डाउट है वैसे आप बताएंगे, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। ये है बहुत बढ़िया कॉमन विकास कीर्ति योगी बहुत बढ़िया। चलिए सीमा अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर सीमांत गांधी के द्वारा लाल कुर्ती आंदोलन शुरू किया गया 1930 से 1934 की कहानी थी। उसके बाद महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और जैसा कि मैं आपको बहुत तरीके से बताया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या दूसरा गोलमेज सम्मेलन दोस्तों। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो ये हुआ था 1931 के अंदर लंदन के अंदर हुआ था और इसके अंदर महात्मा गांधी ने भाग लिया। महात्मा गांधी इसके अंदर भाग लिया ये बात में थे। और दोस्तों इस आंदोलन के अंदर भाग लेने से पहले महात्मा गांधी ने एक समझौता किया था। और दोस्तों 5 मार्च 1931 की बात हुई है और 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ था जिसे आप लोग गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हो। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। तो सबसे पहले गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? वैसे वो 5 मार्च 1931 को हुआ था महात्मा गांधी और इरविन के बीच में। सही गांधी इरविन समझौते की बात करें तो इसमें इरविन कौन है? तो भारत का वाइसराय था इरविन। कौन था? तो भारत का वाइसराय हुआ करता था इरविन, ठीक है। तो ये याद रखना। इसमें महात्मा गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। समझौते के अंदर बात की गई थी पहला तो ये था कि सर नमक बनाने का अधिकार भारतीयों को दिया जाए, नमक बनाने का अधिकार जो था वो भारतीयों को दिया जाए। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा नौकरियों से इस्तीफा दे चुके, नौकरियों से त्यागपत्र दे चुके, जो लोग नौकरियों से त्यागपत्र दे चुके थे उन पर पुनः विचार विमर्श किया जाए ताकि उन लोगों को वापस ले जा सके, इसलिए उन पर पुनः विचार विमर्श किया जाए। तो यहाँ पे गांधी और इरविन के बीच में जो मांगे थी उसमें महात्मा गांधी ने पहली बात की थी कि नमक बनाने का अधिकार इनको दिया जाए। दूसरा जो लोग सरकारी नौकरी से इस्तीफा देते थे उनको जो है वापस ले जाए। और तीसरा जो लोग यहाँ पर क्या थे सविनय अवज्ञा के चलते, सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते दिए गए अध्यादेशों को वापस लिया जाए, दिए गए अध्यादेशों को वापस लिया जाए। साथ ही चौथा अफीम की दुकानों पर प्रतिबंध, अफीम व शराब की दुकानों पर प्रतिबंध। तो ये सारी मांगे जो है गांधी और इरविन के बीच में थी जिनको जो है मांग लिया गया था। और दोस्तों इन चार मांगों के अलावा दो ऐसी मांग थी जिन्हें माना नहीं गया था। और इनकी बात करें तो सर यहाँ पर ऐसी कौन सी मांग थी जिनको जो है मानना नहीं गया था? तो हम बात करेंगे अस्वीकृत मांगों के बारे में, अस्वीकृत डिमांड्स की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे इनकी दो बातें जो नहीं मानी जाएंगी, एक तो थी कि पुलिस कर्मियों द्वारा की गई जातियों की मांग, यानी पुलिस वालों ने जो इन आंदोलन करने वाले लोगों के साथ जातियां करी थी उन जातियों की यहाँ पर जांच की जानी चाहिए। ये मांग महात्मा गांधी ने करी। अंग्रेजों को पुलिस वालों ने जाति करी, सारों को सस्पेंड किया गया और इसीलिए उन्होंने इसकी जांच को मना किया। दूसरा महात्मा गांधी ने दूसरी डिमांड करी थी भगत सिंह और उसके साथियों की फांसी को रोककर जेल में न डालना। तो भगत सिंह और उनके साथियों, भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी को रोककर जेल सजा में डालना। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि मैंने जो है अंग्रेजों से इरविन से उसमें डिमांड करी थी कि आप जो है इस भगत सिंह को फांसी की सजा देकर उसे ताउम्र कैद की सजा दीजिए, आप उसे जेल के अंदर उम्र भर कैद रखिए। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं मेरी इस बात को अंग्रेजों ने मानने से मना किया। यही बात थी कि आप लोग की बात करते हो कि महात्मा गांधी जो है उन्होंने जानबूझकर भगत सिंह को नहीं बचाया था। दोस्तों कहानी के नाम पर वही बात थी, वही गांधी इरविन समझौते की बात थी। वैसे ये बात है यहाँ की बात है कि किसी प्रकार की उसमें तो है तो बताएंगे फटाफट से बताएंगे गांधी इरविन समझौता हम 1931 की कहानी आने वाली है। ऐसा क्लास में गांधी हम आपको कंप्लीट बताऊंगा। तो यहाँ से आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। दो टॉपिक बचेंगे, एक आपका बचेगा गवर्नमेंट का और दूसरा आपका साउथ इंडिया, और वो आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी बातें पढ़ने का काम किया और सारी बातें आपके दिमाग के अंदर अच्छे से नोट्स बनाएंगे दोस्तों, आपको बेहतरीन तरीके से रिवाइज करें और साथ में कोई भी बुक ले लीजिए जिसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिलते हैं उनको साथ में कवर करिए। इसी टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथ में जय हिंद जय भारत।